हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। हम देख रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। इस क्रम में हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ चीतन मेहता इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी आप देखने को इस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 6 एमपीपीएससी के न्यू सिलेबस के टॉपिक यूनिट 6 को कवर करेगा। यूनिट 6 में इकोनॉमी ऑफ एमपी एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन के अलावा इसमें टेस्ट में आए हुए अदर फैक्ट का डिस्कशन भी करेंगे। यह टेस्ट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप महज लगभग 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन को देखते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड अदर फैक्ट को देखते हैं। ये टेस्ट दोनों के लिए यूजफुल है। जो टेस्ट में अपीयर हुआ है उनका रिवीजन होगा, और जो टेस्ट में अपीयर नहीं हुए हैं वो आप यहाँ पे मेरे वीडियो के माध्यम से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट नंबर 6। क्वेश्चन 1, विच समिट ऑफ G20 डिड इंडिया प्रिसाइडेड ओवर इन 2023? हिंदी में देखेंगे 2023 में G20 की किस शिखर सम्मेलन की बैठकों की अध्यक्षता की थी। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, G20 का 2023 में कौन सी बैठक थी। तो G20 की 2023 में ये कौन सी बैठक थी? 18वीं बैठक है। ध्यान रखना है आपको, 18वां ये शिखर सम्मेलन है और भारत के लिए पहला अवसर था जब G20 को अध्यक्ष किया। तो भारत इसमें इंडिया को है, इंडिया फर्स्ट टाइम G20 को होस्ट किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके पहले ये कौन सा नंबर का? 18 नंबर का है। 17वीं कब हुई थी? 2022 में हुई थी। और इसको कौन प्रिसाइड किया था? इसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। ध्यान रखना है, 17वीं की इंडोनेशिया ने की थी। और 19वीं कहाँ प्रोजेक्ट है? 19वीं 2024 में प्रोजेक्टेड है, और ये कहाँ पे होगी? तो ब्राजील में होगी। ध्यान रखना है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि जो 18th कौन सा G20 जो इंडिया में हुई वो कौन से नंबर के? तो 18th नंबर की है। 17th नंबर की G20 2022 में हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। और 19th नंबर 2024 में होगी, अभी हुई नहीं है। और कहाँ पे होगी? ब्राजील में होगी। ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप्स ऑफ गिग वर्कर्स आर मोस्ट एम्प्लॉयड इन द इंडियाज गिग इकोनॉमी? इंडियाज की जो गिग इकोनॉमी है, भारत की गिग इकोनॉमी में किस प्रकार के गिग वर्कर सबसे अधिक है? किस प्रकार के गिग वर्कर हैं? प्रश्न में है किस प्रकार के गिग वर्कर सबसे ज्यादा है। तो सही जवाब हो जाएगा खुदरा व्यापार और विक्रयकर्ता। खुदरा व्यापार और विक्रयकर्ता में सबसे ज्यादा गिग वर्कर्स इंडिया में हैं। और ये हमें कहां से पता चलता है? तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग के अनुसार भारत में गिग वर्कर सबसे अधिक खुदरा व्यापार और विक्रयकर्ता के रूप में है। और दूसरा, अगर हम पहले नंबर पे खुदरा व्यापार और विक्रयकर्ता है, और सेकंड नंबर पे किस में है? ट्रांसपोर्टेशन वर्क में है। सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा गिग वर्कर ट्रांसपोर्टेशन में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रिटेल ट्रेड एंड सेल्समैन में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर में ट्रांसपोर्टेशन आता है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग हाउ मनी ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर 2030? 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक हमको 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। ध्यान रखना है। तो क्या लक्ष्य रखा गया है 2030 तक के लिए? 2030 तक को 7 ट्रिलियन बनाना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य क्या है? नेक्स्ट 3 ईयर का जो लक्ष्य था, नेक्स्ट 3 ईयर में हमको क्या बनाना था? नेक्स्ट 3 ईयर में हमको 5 ट्रिलियन बनाना है। 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी को करना है। वर्तमान में कितनी है ये भी देखना है। वर्तमान में हमारा जो है वो 3.7 ट्रिलियन की है। नेक्स्ट 3 ईयर में हम 5 ट्रिलियन बनाएंगे, और 2030 तक हम 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बनाना है हमको। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7 ट्रिलियन। 2030 तक इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या होगा? 7 ट्रिलियन का होगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 24 इन 25। 2024-25 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्टेड किया है? विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान रखा है। तो 2024-25 के लिए विश्व बैंक का क्या अनुमान है? तो विश्व बैंक का अनुमान है 6.4%। 6.4% ये किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्टेड किया है? 6.4% ने किया है। और साथ में और भी हमको देख लेना है, जैसे एडीबी ने कितना किया है? 6.7% किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका प्रोजेक्शन है कि इंडियन इकोनॉमी 2024-25 में 6.7% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ करेगी। और साथ में अगर हम आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ने कितना प्रोजेक्ट किया है? तो 6.8 आईएमएफ का है, 6.7 एडीबी का है, और 6.4 वर्ल्ड बैंक का है।
इन सभी को ध्यान रखना है आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग: नैनो यूरिया, यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्प्रिंकल इरिगेशन, झूम एग्रीकल्चर। Which of the above are the new trends currently prevalent in the agriculture sector? अब यहाँ पे कौन सा न्यू ट्रेंड्स है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? हिंदी में देखते हैं कि नैनो यूरिया, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग, फव्वारा सिंचाई, झूम कृषि। इनमें से वर्तमान में कृषि क्षेत्र में प्रचलित नवीन प्रवृत्तियों के बारे में देख रहा है। तो हम देख रहे हैं नैनो यूरिया, वर्तमान में नैनो यूरिया का प्रयोग एक न्यू ट्रेंड सी है, और कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग भी ये न्यू ट्रेंड सी है। फव्वारा स्प्रिंकल सिंचाई भी क्या है, न्यू टेक्निक्स है। बट झूम कृषि क्या है, ये नहीं है, ये पुरानी कृषि है, ये पुराना ओल्ड मेथड है पुरानी कृषि का, जो कहाँ पे ट्राइबल कल्चर में पुरानी ये मेथड है झूम कृषि। तो इसमें से कौन सा सही है? तो नवीन प्रवृत्तियां 1 2 3 ये क्या है, नवीन प्रवृत्तियां है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो नैनो यूरिया, यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्प्रिंकल इरिगेशन, ये क्या है, न्यू ट्रेंड्स है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग? क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार क्या है, इंडिया कौन सा पोजीशन होल्ड करेगा किसमें, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में? तो हम आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व में क्या मोबाइल फोन विनिर्माण के रूप में किस स्थान पर रहा है? तो मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए भारत किस पोजीशन पे रहा है? तो भारत का दूसरा पोजीशन है। भारत का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 2022-23 में क्या है, दूसरा स्थान है। और साथ में मोबाइल फोन में तो हमने देखा दूसरा है, और तीसरा किसमें है, मोबाइल तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल में अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, 22-23 में तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे पूछा हुआ था मोबाइल फोन विनिर्माण में, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान था। 2022-23 की बात हो रही है। Question number 7. What is the estimated real GDP growth rate in India in the financial year 23-24? 2023-24 में वास्तविक जीडीपी, यहाँ पे देखना जीडीपी दो होता है, एक नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो यहाँ पे कौन किसकी बात किया जा रहा है, रियल वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर पूछा जा रहा है, कितनी रहने की अनुमान है किसमें, 2023-24 में। तो कितनी रहने की अनुमान है, तो 7.3%। ये किसने कहा था, ये फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच थी, बजट स्पीच, उसमें कहा गया था। इन्होंने बताया था कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। कितना है, ध्यान रखना है, तो कितना, 7.3। वास्तविक रियल जीडीपी की अगर हम बात करें 23-24 में, तो कितनी रहने का अनुमान है, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है 7.3%। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following announcement is not included in the interim budget 2024? इंटरिम बजट 2024 में क्या इंक्लूडेड नहीं है, हिंदी में देखते हैं। नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाना, 5 एक्वा पार्क स्थापित करना, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में कन्वर्ट करना, 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। दोस्तों इनमें से जैसे नैनो यूरिया का दायरा बढ़ाना, ये था, नैनो यूरिया को दायरा बढ़ाना है, और 5 एक्वा पार्क स्थापित करना है, साथ में 40,000 जो रेल बोगियां हैं उनको वंदे भारत जैसी बोगियों में कन्वर्ट करना है। बट 10 करोड़ नहीं, दोस्तों 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य नहीं, कितना, 3 करोड़ है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. विच G20 मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश इन 2023? मध्य प्रदेश में हमने अभी देखा G20 का इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन सा, 18th नंबर का है, ये तो अभी हम पहले ही क्वेश्चन में देखें। और इसमें जो इंडिया में हुआ, इसमें मध्य प्रदेश कौन से ऑर्गेनाइज किया है, तो ध्यान रखना है हमें, 2023 में G20 की कौन सी बैठकों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, G20 की कौन सी बैठकों का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कृषि कार्य समूह की बैठक की गई है, बिल्कुल, कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई है, और ये भी बात पूछे कि मध्य प्रदेश में कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई है, तो हमें ये इंदौर में देखने को मिलेगा, कहाँ की गई है, इंदौर में की गई है। और थिंक 20 बैठक भी मध्य प्रदेश में हुई है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ हुई है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में थिंक 20 बैठक का आयोजन हुआ था। और संस्कृत कार्य समूह की बैठक भी मध्य प्रदेश में हुई है। अब संस्कृत कार्य समूह की बैठक मध्य प्रदेश में कहाँ हुई है, तो ये खजुराहो में हुई है, खजुराहो में संस्कृत कार्य का हुई है, थिंक 20 भोपाल में हुआ है, और कृषि कार्य के लिए इंदौर में हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे सभी ये जो तीनों बैठकें का ऑप्शन में गिवन है, ये मध्य प्रदेश में हुई थी। हम साथ में इसके साथ साथ में इसका हम
डिस्ट्रिक्ट भी देख लिए। क्रिस कार्य के लिए कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। थिंक 20 बैठक कहाँ हुई? भोपाल में हुई। और संस्कृत कार्य समूह खजुराहो में हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर दिए हैं, हमें क्या करना है? मैच करना है। तो दोस्तों सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सार्क का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिल जाएगा काठमांडू में। सार्क का कहाँ? काठमांडू में है। और आसियान का कहाँ है? आसियान का जकार्ता में है, जकार्ता। नेक्स्ट है एडीबी। एडीबी का कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमको हेडक्वार्टर फिलीपींस है। और नेक्स्ट है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है? संघाई में है, संघाई, संघाई में है। अब ये भी हमको जानना है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ब्रिक्स ग्रुप का है और इसका कब स्टैब्लिश, कहाँ पे है ये? साथ में एडीबी। एडीबी का कहाँ? फिलीपींस। फिलीपींस में कहाँ पे? अगर हमें यहाँ पे दिया जाए तो ये मनीला में है, मनीला में देखने को मिलेगा। और सार्क का काठमांडू तो है ही है। जैसे सार्क और इंफॉर्मेशन को देखते हैं, जैसे सार्क, सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सार्क में कितने मेंबर हैं? अगर तो सार्क के मेंबर की हम बात करें तो सार्क में 8 मेंबर हैं। साथ में आसियान, आसियान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और आसियान में कितने टोटल मेंबर है? 11th मेंबर है, 11 मेंबर है। और 11 नंबर का मेंबर कौन है? इसको भी देख लेते हैं। इसका पूर्वी तिमोर, अभी न्यू सदस्य आसियान का कौन सा बना है? पूर्वी तिमोर बताए 11 नंबर का। इसी तरीके से हम देखते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट कहाँ? फिलीपींस के कहाँ पे है? मनीला में है। और न्यू डेवलपमेंट, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल 9th मेंबर है, 9 मेंबर है। और अभी 9th नंबर का मेंबर कौन बना है? इजिप्ट बना है, इजिप्ट बना है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन 1985 में हुआ था। और सार्क में टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं। अब दूसरा देखते हैं आसियान। आसियान का थी, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है, जकार्ता में है। और आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं? 11 हैं। और 11वां मेंबर कौन सा है? पूर्वी तिमोर है। इसको भी ध्यान रखना है, पूर्वी तिमोर है। अब हम एडीबी देखते हैं। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडीबी, एडीबी का है फिलीपींस। फिलीपींस के कहाँ पे? मनीला में। मनीला में हमको देखने को ये मिलता है। और इसका गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। एडीबी का जब स्टैब्लिशमेंट 1966 में हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का संघाई में है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना? 2009 में बना। और ये ब्रिक्स देशों के समूह ने इसको बनाया था। और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के टोटल मेंबर है 9। और 9th मेंबर, 9वां मेंबर अभी बना है, वो कौन सा है? वो है इजिप्ट। इजिप्ट कौन सा है? 9th नंबर का एनडीबी का मेंबर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च्ड? भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 कब लॉन्च की गई? तो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार नीति 2023 मार्च 2023 में कब लॉन्च की गई? मार्च 2023 में लॉन्च की गई। मार्च 2023 में लॉन्च की गई है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्कीम लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया वर पार्ट ऑफ बीच ट्रेड पॉलिसी? किस ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है? हिंदी में देखेंगे, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं किस विदेशी व्यापार नीति का भाग है? तो ये सब किसका भाग है? ये विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 इसका भाग है। किसका? विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 इसका भाग है। और अगर हम इसको इंडिविजुअल देखें तो जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 25 सितंबर 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई है। स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 15 जुलाई 2015 को। कब हुई है? 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया की शुरुआत हुई है। और साथ में डिजिटल इंडिया अगर हम देखते हैं तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई है। और ये सब किसका पार्ट है? ये विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 का पार्ट है। इस नीति के तहत विदेश जो विश्व व्यापार है उसमें भारत की भागीदारी 3.5% तक शामिल करना। 3.5% तक हमें क्या करना है? विदेशी भागीदारी में शामिल होना है। इसका टारगेट है विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द अपेक्स बैंक इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया? बैंकिंग सिस्टम का अपेक्स बैंक कौन है? उच्चतम बैंक कौन है? तो बैंकिंग सिस्टम का उच्चतम बैंक हमको देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही क्या है? देश का जो मौद्रिक और बैंकिंग संरचना की सर्वोच्च संस्था है तथा ये कस्टोडियन भी है, अभिरक्षक भी है बैंकिंग सिस्टम का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड फर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जो फर्स्ट हुआ है उसको हमको मैनेज करना देखना है। तो इसमें से चार ऑप्शन है, बैंकिंग कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ। तो इसमें से सबसे पहले अगर देखा जाए कौन सी घटना हुई है, तो सबसे पहले बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन किया गया है। कब किया गया था? तो 1949 को किया गया है। 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लाया गया था 1949 को। और अगर और ऑप्शन को देखते हैं तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो जुलाई 1955 में किया गया था। 1955 में किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी कब थी? 1951 में। 1951 टू 52 ने 51-52 में हुई थी। इस तरीके से हम देखें तो सबसे पहली घटना कौन सी हमको देखने को मिलेगी? बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, जो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक हु आल्सो बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। आरबीआई के कौन से गवर्नर है जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने? रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। तो ऑप्शन बी, सीडी देशमुख ऐसे गवर्नर हुए हैं 1950 से 1956 तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द नोट issuance is following by the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 16 को हिंदी में देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन किस पद्धति का अनुसरण किया जाता है? तो कौन सी पद्धति का किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम कोष पद्धति। न्यूनतम कोष पद्धति का अनुसरण किया जाता है। और इसे 31 अक्टूबर 1957 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन करके 200 करोड़ कर दिया गया है। अभी कितना जो न्यूनतम कोष पद्धति कितना है? 200 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें कम से कम 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? सोने के सिक्के या धातु के रूप में होना चाहिए, या साथ में 85 करोड़ विदेशी करेंसी या विदेशी प्रतिभूत के रूप में रखना अनिवार्य है। न्यूनतम जो कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए, उसमें से 115 करोड़ गोल्ड होना चाहिए, या तो कोई भी मेटल होना चाहिए, और 85 करोड़ फॉरेक्स होना चाहिए। तो ये मेथड आरबीआई क्या करती है? नोट निर्गमन पद्धति का अनुसरण करती है। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है। हिंदी में देखते हैं, कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन, देश एवं विदेशी विनिमय कोषों को देखरेख एवं प्रबंधन। तो इसमें से कौन सा नहीं है? विदेशी व्यापार का नियमन। ये किसका? आरबीआई का काम नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है। ये किसका काम है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय का काम है। वाणिज्य मंत्रालय का काम है। अब बाकी सभी कार्य किसका है? आरबीआई का काम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बैंक बोर्ड ब्यूरो से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें देखना है, आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी का चेयरमैन होता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो इसमें देखते हैं, आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीबीबी का चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर नहीं होता है। और अदर ऑप्शन देखते हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, बिल्कुल सही। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यनीतियां और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। और पहला ऑप्शन था भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर इस बोर्ड का चेयरमैन नहीं होता है, बल्कि अध्यक्ष की नियुक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा होता है। कौन करता है? चेयरमैन जो होगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपॉइंटेड होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर? ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या संबंधित है? खुला बाजार प्रचलन से संबंधित क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खुला बाजार प्रचलन क्या है? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना, ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन है। हिंदी में देखेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, इसको हम क्या टर्म करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। और इस प्रश्न का यही सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच
continent has maximum number of countries in number included in the G20 group? G20 ग्रुप में किस महाद्वीप के सबसे अधिक देश संख्या में शामिल है? तो किस महाद्वीप के? अफ्रीका महाद्वीप के देश सबसे ज्यादा शामिल है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन यूनियन को ही G20 जो 18th G20 हुई है, इसमें जो 21 मेंबर बना हुआ है, ये क्या है? अफ्रीकन यूनियन है। इसमें लगभग कितने हैं? अफ्रीका यूनियन और अफ्रीका के अलग अलग देशों को अगर टोटल मिला जाए तो लगभग 55 देश इसमें शामिल हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया, किस महाद्वीप के सबसे अधिक देश शामिल हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ज्यादा देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21, बैंक हैव टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन टोटल एसेट्स, इट इज कॉल्ड। हिंदी में देखते हैं, बैंकों को अपने पास नगद धनराशि और कुल परिसंपत्ति के बीच एक अनुपात रखना पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? अगर हम ये देखिए, अगर प्रश्न में पूछा जा रहा है कैश, कि क्या कहा जा रहा है? कैश प्लस उसके अलावा क्या है? अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स है, उसका सर्टेन परसेंटेज अगर खुद रख रही है, बैंक अगर खुद रख रही है, खुद मेंटेन कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर मींस स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, अगर बैंक आरबीआई के पास रखती है अपनी कुल धनराशि का, तो क्या होता है? वो सीआरआर होता है। अगर खुद अपने पास रख रही है कैश के फॉर्म में और साथ ही कुल परिसंपत्तियों के बीच एक अनुपात में रखना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एसएलआर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको भी ध्यान रखना है, इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। और राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी? तो जुलाई 1955। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु सेलेक्ट्स द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरपर्सन का चुनाव कैसे होता है? हिंदी में देखें, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्षों का चयन कैसे होता है? तो अध्यक्षों को चयन करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका क्या नाम है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को जुलाई 2022 में फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो का नाम दिया गया। इसको अब क्या कह दिया गया? जो पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसको जुलाई 2022 से फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो भी कहा जाने लगा है। और ये क्या करता है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और वित्तीय संस्थान है, उनके प्रमुख जो होते हैं, उनके जो चेयरपर्सन होते हैं, उनके चयन की अनुशंसा के साथ साथ ये बैंकों की पूंजी उद्ग्रहण योजनाओं एवं रणनीतियों के विकास में सहायता करते हैं। तो हमको प्रश्न में क्वेश्चन था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है पीएसबी के चेयरमैन का कैसे होता है, सिलेक्ट कैसे होते हैं चेयरपर्सन? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो को थ्रू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग: रीजनल रूरल बैंक, लीड बैंक स्कीम, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द करेक्ट हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस बैंक। ये जो 4 एजेंसीज हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट का हिस्टोरिकल ऑर्डर देखना है। यहाँ पे बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम देखना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक कब हुआ था? 1 जुलाई 1955, क्योंकि इसको मैंने पहले ही देख रखा है। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का क्या हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो भारतीय स्टेट बैंक कब हो गया? 1 जुलाई 1955 हो गया। और फिर हम देखते हैं लीड बैंक जो है, अग्रणी बैंक योजना कब लागू हुई थी? 1969 से लागू हुई थी। अग्रणी बैंक योजना कब लागू हुई? 1969 से लागू किया गया था। और इसके बाद रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी का गठन किया गया था। और उसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से हम सही जवाब क्या देख लेते हैं? सबसे पहले देखते हैं एसबीआई कब हुआ? 1955 में हुआ। उसके बाद एसबीआई के बाद हम
क्या देखते हैं, लीड बैंक जो है, लीड बैंक स्कीम कब आ रही है, 1969 में आ रही है। उसके बाद हम देखते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, तो आरआरबी कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और देन नाबार्ड, फिर इसके बाद हम नाबार्ड देखते हैं कब हुआ था, 1982 में हुआ था। इस तरीके से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है। इसके ऑप्शन हिंदी में देखते हैं, नहीं है पूछ रहा है। लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ये क्या है, लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, हाँ बिल्कुल, जो जो प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, जो ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य लोग हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज देना, ये भी है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होता है, बिल्कुल ये अनुसूचित जो व्यापारिक बैंक है उनके पूरक होते हैं। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, ये नहीं है। ऑप्शन जो डी है ये नहीं है। ये किसका काम है, ये शेड्यूल बैंक का काम है। ये किसका है, शेड्यूल बैंक का काम है। तो यहां पे हम देखते हैं भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम। नेशनल हाउसिंग बैंक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये किसका सब्सिडरी है। हिंदी में देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित, किसकी सब्सिडरी है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक की, भारतीय नेशनल हाउसिंग बैंक है, एनएसबी जो है ये किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, एक तरह से क्या है, यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये सब्सिडरी है, यहाँ का हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुषंगी है। और जिसकी स्थापना कब हुई थी, 9 जुलाई 1988 को हुई थी। कब हुई थी, 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक एक्ट 1987 के अधीन की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है, जो एनएसबी होते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, आवास वित्त संस्थाओं के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे संस्थानों को वित्त एवं अन्य सहायता प्रदान करना इसका कार्य होता है, ध्यान रखना है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक किसकी सब्सिडरी है, तो आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। हिंदी में अगर देखें कि कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो वित्तीय समावेशन का क्या उद्देश्य होते हैं, गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, बिल्कुल वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, तो ये सही ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ये इसका कार्य होता है वित्तीय समावेशन का। नेक्स्ट, बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना, दोस्तों यह क्या है, गलत ऑप्शन है। बैंकिंग अधोसंरचना, जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सिकुड़ना नहीं बल्कि इसको बढ़ाना है, बढ़ाना, जिससे जो अन्य लोग हैं जो अब तक बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ पाए हैं वो भी बैंकिंग सेक्टर का पार्ट बन सके, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य। तो ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इन एक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 किसकी अनुशंसा पे आता है। हिंदी में देखते हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने के लिए सुझाव किसने दिया था, तो इसका सुझाव एसवीएस राघवन समिति ने दिया था। कौन दिया था, एसवीएस राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। और राघवन समिति की अनुशंसा पर ही क्या किया गया था, इसके पहले क्या था, एमआरटीपी था, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, जो 1969 का पहले एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम था, उसके जगह पे उसको निरस्त करके कंपटीशन एक्ट 2002 को लाया गया। तो इसकी किसकी अनुशंसा पे प्रश्न पूछ रहा है, तो एसवीएस राघवन समिति को, ध्यान रखना है आपको। और ये कौन सा है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, एक क्या है, संविधिक निकाय है, ये कैसा है, संविधिक निकाय है, क्योंकि ये किसके द्वारा आया है, कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा आया है, इसलिए ये कैसा संविधिक है। और किसके अनुशंसा पे आया है, तो एसवीएस राघवन समिति की अनुशंसा पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हिंदी में अगर देखें तो कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण को देखें तो धन की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, ये क्या है,
धन की न्यून कार्यक्षमता, अगर लो इफिशियंसी आप हिंदी में देखें अगर, तो लो इफिशियंसी ऑफ मनी, जो मनी की इफिशियंसी कम है, बिल्कुल डॉलर के कंपैरिजन में तो हमारी मनी की इफिशियंसी कम है ना। लो पर कैपिटा इनकम, हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम है, तो ये भी लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की रेट भी क्या हमारे यहाँ न्यून ही है, तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस की कमी नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं रहेगी, लक्षण नहीं रहेगा, क्योंकि हम क्या है, रिच रिसोर्स कंट्री है, हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसकी कमी नहीं है, तो इसलिए से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 29 का डी ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडिया नेशनल इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है सेक्टर कौन सा, सर्विस सेक्टर है, क्योंकि ये लगभग कितने परसेंट लोगों को एम्प्लॉयड है, इस पे 53% लोग एम्प्लॉयड है, तो सबसे बड़ा सोर्स क्या हो गया, सबसे बड़ा सोर्स हमारा सर्विस सेक्टर है, क्योंकि सर्विस सेक्टर का जीडीपी में, अगर हम जीडीपी के रेशियो में देखें तो जीडीपी का कितना 53% किसको कौन गवर्न करता है, सर्विस सेक्टर, 53% जीडीपी का सर्विस सेक्टर गवर्न करता है। तो ऑप्शन 30, क्वेश्चन 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्रीज विल प्रिसाइड ओवर द G20 ग्रुप इन द ईयर ऑफ 2025 एंड 2026 रिस्पेक्टिवली। हम देखेंगे कि 2025 एवं 2026 में कौन से देश क्रमशः G20 समूह की अध्यक्षता करेंगे। हमने पहले भी देखा था कि 2022 में किसने किया था, 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, 2023 में हमारे देश अपने भारत में हुआ था, फिर 2024 में कहाँ होगा, 2024 में ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, अगले टेस्ट में ब्राजील में 2024 होगा, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है 2025, तो 2025 कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में 2025 का G20 होगी, एंड 2026 के G20 कहाँ होगा, यूएसए में होगा, यूएसए में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 2025 की जो G20 होगी दक्षिण अफ्रीका में होगी, और 2026 की संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स कम अंडर। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन कॉमर्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ग्रामीण, तो ये हम देखते हैं कि किसके हैं, ये टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं, तृतीयक गतिविधि जो है उसके अंदर आते हैं, परिवहन, संचार, वाणिज्य। देखो अगर हम एक तो प्राइमरी जो प्राथमिक होता है उसमें नेचुरल रिसोर्स के बेस्ड होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में क्या आते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो किस में आता है, द्वितीयक में आता है। और जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ये किस में आते हैं, तृतीयक गतिविधि है। इसके अंतर्गत जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, एक तृतीयक गतिविधि की आती है, इसका एग्जाम्पल है तृतीयक गतिविधि के। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी टर्सरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ गिवन बिलो इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। जीडीपी में डिफरेंट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें हम देखेंगे, अभी हमने एक प्रश्न में देखा था कि सबसे ज्यादा किसका रोल है, तो सबसे पहले हमने देखा था सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का रोल था कितना, 53% हमने अभी देखा है। उसके बाद किसका आता है, इंडस्ट्री सेक्टर का आता है, इंडस्ट्री का आता है, ये अप्रॉक्स 26.7% के अप्रॉक्स है। अब फिर उसके बाद किसका आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का आता है। तो सब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन ए सेवा, उद्योग और कृषि, एक क्रमशः है। सबसे ज्यादा जो किसमें आता है, सबसे ज्यादा तृतीयक, ये जो सेवा किसमें आती है, टर्सरी एक्टिविटीज में आती है। अगर हम इस प्रश्न के याद, उद्योग किसमें आता है, सेकेंडरी में आता है, और कृषि किसमें आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में टर्सरी सेवा का योगदान है, उसके बाद उद्योग का है, इंडस्ट्री का है, फिर उसके बाद कृषि का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ई बीच इज रिलेटेड टू, ई बीच किससे संबंधित है। तो दोस्तों ई बीच का संबंध किससे है, ई बीच सरकारी सेवाओं की पहुंच है, तो क्या है, एकल द्वार, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। क्या है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। ये सरकारी सेवाओं की पहुंच है, एकल प्लेटफॉर्म है। ई बीच क्या है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। और ये कैसे काम करता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस है। ये कैसा प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट टू बिजनेस का ये प्लेटफॉर्म है।
और ये क्या है, ये एक वेब पोर्टल है जिसमें होता क्या है, जो व्यवसायियों की सरकार के साथ अंतर क्रियाएं होती हैं, जैसे जो बिजनेसमैन गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसमें क्या सरलता और सुविधा लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ई-बीज। ई-बीज क्या है, एक पोर्टल है। ये क्या है, एक पोर्टल है जो कि जिसमें बिजनेस और गवर्नमेंट आपस में इंटरेक्शन करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या मीनिंग होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र विद्यमान हो, ऐसे अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था जो होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, इसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार यंत्र राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, या दोनों एक इकाई घटक के रूप में कार्य करते हैं। और 1991 से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसको भी ध्यान रखना है, 1991 से पहले क्या है, प्लान्ड मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जिसमें राज्य की भूमिका प्रमुख होती थी। किंतु भारत ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या आई, कब आई थी, 1991 में आई थी। इसके पश्चात नियोजन के स्वरूप आदेशात्मक, पहले क्या थे, आदेशात्मक थे, अब 1991 के बाद क्या हो गए, निर्देशात्मक हो गए हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको, निर्देशात्मक हो गए हैं, जिससे नियोजन के साथ साथ बाजार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति अधिक उदारवादी नीति अपनाई जाती है। तो प्रश्न में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है पूछा गया था, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो क्या हो जाएगा, वेयर अलोंग विद द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आल्सो एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। तो ऑप्शन बी इसी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Question number 36. Under the Foreign Trade Policy 2023, the target has been set to increase the India's export to how many trillion dollar by 2030? जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट को 2030 तक कितना करना है। हिंदी में अगर देखें तो विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत 2030 तक निर्यात को कितने ट्रिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों 2023 जो विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत 2030 तक हमको कितने, 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। कितने, 2 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को हमारा ये क्या है, लक्ष्य है, टारगेट कितना है, 2 ट्रिलियन डॉलर तक रखने का लक्ष्य है 2030 तक। ध्यान रखना है, ये कहां पे रखा गया है, विदेशी व्यापार नीति में। क्या है ये, एक्सपोर्ट टारगेट है हमारा। एक्सपोर्ट टारगेट कितना है, 2 ट्रिलियन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज मीन बाय ब्लू इकोनॉमी? व्हाट इज मीन बाय ब्लू इकोनॉमी? नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों नीली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम देखते हैं नीली अर्थव्यवस्था का मतलब यह समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था है। जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था से अभिप्राय होता है समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था है, जिसमें हम क्या करते हैं, समुद्री संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य अगर हम देखें तो आर्थिक विकास की और बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय जो संसाधन है उसका सतत उपयोग करते हुए महासागर परिस्थिति तंत्र को ये भी ध्यान रखना है कि जो ये सस्टेनेबल होना चाहिए, जो ओशियन इकोसिस्टम है वो स्वस्थ रहे और संरक्षित रहे। और साथ में ये भी हम देख लें नीली अर्थव्यवस्था का जो हमारा टोटल अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट इसका रोल है, तो 4.1% का रोल ब्लू इकोनॉमी का है नेशनल इकोनॉमी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इट इज एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। ब्लू इकोनॉमी मींस सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीन रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। विच स्टेट इन इंडिया वाज फर्स्ट टू पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? भारत का कौन सा राज्य है जो मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो सर्वप्रथम जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम कहें तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसने मानव विकास की जो प्रतिवेदन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको क्या किया था, पब्लिश किया था। और कब किया था? तो मध्य प्रदेश 1995 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया था। और इस तरह से ये पहला राज्य हो जाता है भारत का फर्स्ट स्टेट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किया। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया? हिंदी में देखें तो कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो मींस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, एसडीजीज गोल्स हैं जो हमारे, उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो दोस्तों
इंडिया में जो एसडीजीज को इंप्लीमेंट करता है, कौन करता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? जो एसडीजी का क्या नोडल संस्था है, नोडल एजेंसी है। ये नीति आयोग किस पे बेस्ड है? ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है और ये नीतिगत मुद्दों पर सरकार का एक क्या है, थिंक टैंक है जो भारत सरकार को सलाह देता है और यही एसडीजीज का नोडल एजेंसी भी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए नोडल एजेंसी कौन है? तो नीति आयोग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड इन इंडिया? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है और एक ऐसी है गैर संवैधानिक निकाय है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या होता है, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। इसके सदस्य कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, जो सीएम होते हैं उसके सदस्य होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20। G20 के बारे में इसमें से क्या गलत है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है तो ध्यान देना है हमको। इसका गठन 1999 में किया गया, बिल्कुल सही। 1999 में इसका गठन किया गया था। एक स्थायी मुख्यालय किसी भी शहर में स्थित नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है किसी भी शहर में, स्थायी मुख्यालय जो है किसी भी शहर में नहीं है। तो ये सही जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन। यह संगठन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा ग्लोबल जीडीपी है उसका 85% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया के 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। और डी नंबर क्या है? भारत, इसमें केवल 19 सदस्य देश तथा एक यूनियन शामिल है। ये दोस्तों यही गलत हो जाता है कि यहाँ पे केवल 19 सदस्य देश तो हैं पर एक यूनियन नहीं, एक यूनियन ना होकर 2 यूनियन है। यहाँ पे 2 यूनियन शामिल है। कौन कौन से 2 यूनियन? तो एक तो यूरोपियन यूनियन, यू है यूरोपियन यूनियन, और दूसरा अफ्रीकन यूनियन, जो कि अभी हाल ही में भारत में जो 2023 की G20 हुई है उसमें ये सदस्य बना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि G20 में कितने हैं? 19 कंट्रीज हैं और 2 यूनियन है, 2 यूनियन है। एक तो कौन हो गया? यूरोपियन यूनियन और दूसरा अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन कौन सा है? एक तरह से अगर सदस्य में देखें तो 21वां सदस्य है, ये 21वां G20 का सदस्य है अफ्रीकन यूनियन। और ये कब सदस्य बना? ये G20 2023 में सदस्य बना है। तो इस तरह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इंग्लिश में देखें तो G20 का फॉर्मेशन 1999 में हुआ है, इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये क्या करता है? ये 85% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, 75% इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, इन 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तीनों सही जवाब, सही ऑप्शन है। और गलत ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि इट इंक्लूड 19 मेंबर। तो ये तो सही है, 19 मेंबर को इंक्लूड करता है, बट 1 यूनियन, तो 1 यूनियन ना होकर यहाँ पे 2 यूनियन को करता है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस आर इंस्टीट्यूशन रिलीज नेशनल इनकम डाटा इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय का कौन जारी करता है? तो दोस्तों एनएसओ, एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो क्या जारी करता है? नेशनल इनकम के डाटा को जारी करता है। और इसका जो एनएसओ है, इस कब गठन किया गया? 2019 में इसका गठन किया गया। और इसके पहले 2 एजेंसी थी, कौन कौन सी? सीएसओ सांख्यिकी केंद्रीय सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसओ। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में एनएसओ का फॉर्मेशन हुआ और एनएसओ ही भारत सरकार को राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ा या डाटा को प्रेजेंट करती है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि हु रिलीज नेशनल इनकम डाटा? तो एनएसओ, ऑप्शन डी। एनएसओ का फॉर्मेशन कब हुआ? इसको भी नहीं भूलना आपको, 2019 में। इसके पहले 2 एजेंसी थी, सीएसओ और एनएसएसओ। इन दोनों को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया 2019 में। यही नेशनल इनकम के डाटा को प्रेजेंट करता है, रिलीज करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बैंक रेट मींस, बैंक रेट का मतलब क्या होता है? तो बैंक रेट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। हिंदी में देखिए तो बैंक दर का आशय होता है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। दोस्तों बैंक दर क्या होती है? केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर क्या है? बैंक रेट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक रेट क्या है? ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज,
भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर में क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के कारण इसे भारत का स्टील शहर या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? टाटा नगर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, with which of following has India signed FTA agreement? FTA means फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुफ्त व्यापार समझौता किसके साथ साइन कर रखा है? तो इसमें से भारत क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा। तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या रखा है? भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। और उसके अलावा अभी किसके साथ कर रहा है? ब्रिटेन के साथ वार्ता चल रही है, कनाडा के साथ भी चल रही है, इन दो के साथ चल रही है। बट अभी तक भारत एफटीए के साथ समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द ऑब्जेक्टिव ऑफ चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ये स्कीम है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। उसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य क्या है? विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही, जो विपत्तिग्रस्त महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़ना, परिवार के भरण पोषण में मदद करना। इस तरीके से सारे उपरोक्त सभी ये क्या है? मुख्यमंत्री मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम। इंग्लिश में देखते हैं, टू मेक डिस्ट्रेस वुमन आत्मनिर्भर, लाइक लिंकिंग स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, हेल्प मेंटेनिंग द फैमिली। ये सारा किसका है? ये सारा ऑल ऑफ द अबव क्या है? ऑब्जेक्टिव है वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिमेन्ड फर्स्ट इन द कंट्री अंडर स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिमेन फर्स्ट? फर्स्ट किसमें है? स्वामित्व स्कीम में। हिंदी में अगर देखें, स्वामित्व योजना के अंतर्गत कौन सा जिला जो है देश भर में अव्वल रहा है? तो फर्स्ट कौन है स्वामित्व योजना में? तो स्वामित्व योजना में जो हरदा जिला है वो क्या देश भर में सबसे आगे है। और इस स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी की संपत्ति के अधिकार जो अभिलेख तैयार, संपत्ति अधिकार के जो अभिलेख तैयार करने में जमीन के कागज जो है उसको डिजिटलाइज करता है। इसको पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में करने वाला पहला कौन है? हरदा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरदा। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर विल संत रामानुजाचार्य यूनिवर्सिटी बी इस्टेब्लिश? तो संत रामानुजाचार्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो संत रामानुजाचार्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? रीवा में की जा रही है, रीवा में की जा रही है। और संत रामानुजाचार्य का संबंध किससे है? तो संत रामानुजाचार्य का कौन सा सिद्धांत है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टा या विशिष्ट द्वैतवाद है। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। और इनका विश्वविद्यालय संत रामानुजाचार्य के नाम से विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है? तो रीवा में खोला जा रहा है। Option C is the correct answer. Next question number 49. Which scheme is being run by the Madhya Pradesh government for upgradation of school education and infrastructure in the Madhya Pradesh? School education और infrastructure को अपग्रेड करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चल रही है? तो सही जवाब हो जाए सीएम राइज स्कूल योजना। सीएम राइज स्कूल योजना, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्कूल संस्थानों में आवश्यक अवसंरचना के विकास हेतु ये मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी स्कीम चलाया? सीएम राइज योजना चलाया है, ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब की गई ये भी आप जान लीजिए, जून 2021 से। जून 2021 से सीएम राइज स्कीम चल रही है। तो 49 का बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द नॉलेज ऑफ कॉरिडोर इन एमपी विल बी बिल्ट इन बिटवीन। नॉलेज कॉरिडोर किसकी बात कर रहा है? नॉलेज कॉरिडोर एमपी में कहां पे बनाया जा रहा है? नॉलेज कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? तो नॉलेज कॉरिडोर मध्य प्रदेश में कहां? इंदौर से ग्वालियर तक। इंदौर से ग्वालियर तक नॉलेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ध्यान रखना। नॉलेज कॉरिडोर कहां? इंदौर से ग्वालियर तक बनाया जा रहा है। इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए 5 शहरों में रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री के नए केंद्र तैयार किए जा रहे हैं। और इस अवधारणा में कौन कौन से आ रहे हैं? जो 5 आ रहे हैं, कौन से जिले आ रहे हैं? तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें 2 तो यही हम देख लेते हैं, कौन है इस कॉरिडोर के? एक तो इंदौर से चल रहा है, कहां तक जा रहा है? ग्वालियर तक। और 3 और कौन से जिले इसमें हैं? तो एक हो गया उज्जैन, कौन हो गया? उज्जैन। दूसरा देवास, देवास और भोपाल, भोपाल, ये शामिल हो रहे हैं। तो 50 का ए सही जवाब हो जाएगा, नॉलेज कॉरिडोर इंदौर टू ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल एजुकेशन? इंडिया का पहला स्टेट कौन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली शिक्षा में
पढ़ाने लगा है? पहला राज्य कौन सा? पहला राज्य कौन सा है जो स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला राज्य बन गया है? तो भारत का सबसे पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली शिक्षा का पार्ट बनाया है। क्वेश्चन नंबर 52, विच यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, कौन सी विच यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश गॉट द A++ ग्रेड इन द यूजीसी नेक रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 11 अप्रैल 2023? 11 अप्रैल 2023 को यूजीसी का जो नैक सर्टिफिकेशन है उसमें A++ कौन सी रैंक A++ पाने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी की A++ ग्रेड प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में नैक समिति द्वारा A++ ग्रेड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही यह उच्च ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो नैक द्वारा A++ किसे मिला है? तो जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर को मिला है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हाईएस्ट इन लोएस्ट सेक्स रेशियो वाज रिकॉर्डेड? कहां पे हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशियो रिकॉर्ड हुआ है? तो नेशनल फैमिली राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसको क्या NFHS 5 को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ये कौन से नंबर का? 5 नंबर का। इसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, अगर हम देखें सर्वाधिक लिंगानुपात मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहां पे है? तो मैक्सिमम हमको मिल जाता है सिवनी जिले में। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पे? सिवनी जिलों में। अगर हम 2011 की जनगणना पे देखते हैं तो ये कौन सा जिला आता है? बालाघाट आता है। पर NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कौन सा जिला है? सिवनी है दर्ज किया गया। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पे है? तो सीहोर में है सबसे कम। तो मिनिमम कहां पे आता है? तो मिनिमम हमको देखने को मिल जाएगा सीहोर। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां? सिवनी में, और सबसे कम सीहोर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवनी एवं सीहोर। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है? तो हाईएस्ट हमको कहां पे मिलेगा? सिवनी में हाईएस्ट है। और लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे है? तो लोएस्ट है सीहोर में लोएस्ट है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू द आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप बाय व्हेन वाज द टारगेट, क्या है? बाय व्हेन वाज द टारगेट बीइंग सेट अप टू मेक मध्य प्रदेश टीबी फ्री? मध्य प्रदेश को टीबी फ्री का टारगेट कब रखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में? हिंदी में देखें अगर, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के अनुसार मध्य प्रदेश कब तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो मध्य प्रदेश को कब तक टीबी मुक्त लगाने का लक्ष्य है? तो 2024 तक जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप है उसके अनुसार 2024 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत सरकार ने कब रखा है? भारत सरकार ने टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य है और मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 2024 तक टीबी फ्री बनाना। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन वाज लाडली बहना हाउसिंग स्कीम स्टार्टेड? लाडली बहना हाउसिंग स्कीम कब स्टार्ट हुई है? लाडली बहना आवास योजना, कौन सी स्कीम की हम बात कर रहे हैं? लाडली बहना आवास योजना की स्कीम कब चालू हुई? तो ये सितंबर 2023 में चालू हुई। कब हुई है? सितंबर 2023 में चालू हुई है। यह कैसे? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तर्ज पर ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहनाओं के लिए लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की थी। कब? सितंबर 2023 में। इस योजना के तहत लाडली बहनाओं को पक्के मकान हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लाडली बहनाओं को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कब यह लॉन्च की गई? तो सितंबर 2023 में लॉन्च की गई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56, विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? यहाँ अभियान है और रिलेशन है। अभियान और रिलेशन है। तो आस्था अभियान किससे रिलेटेड है? आस्था अभियान किससे है? लेप्रोसी टीबी ट्रीटमेंट से है। आस्था किससे है? लेप्रोसी और टीबी ट्रीटमेंट से है। गौरवी किस पे है? गौरवी किससे है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड गौरवी है। लाडली अभियान क्या है? ये चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन है। लाडली या लाडो अभियान इसी को बोलते हैं। लाडो अभियान किससे है? चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन से। अटल ज्योति अभियान किससे है? इस अभियान के तहत क्या है? अटल ज्योति अभियान के तहत फ्री टीबी ट्रीटमेंट नहीं है, यही गलत हो जाएगा। रॉन्गली कौन है? अटल ज्योति अभियान। इसमें क्या है? 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। ठीक है, हिंदी में अगर देखते हैं तो आस्था अभियान कुष्ठ रोग से है, तो इसका ये सही है। गौरवी अभियान यौन शोषण से रोकथाम के लिए है। लाडो बाल विवाह का रोकथाम है। और अटल ज्योति अभियान क्या है? इसका उद्देश्य जिलों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, 24 हॉर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए है। तो ये क्या है? मुफ्त टीबी उपचार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या है? व्हेन वाज दीनदयाल
क्या है, व्हेन वाज दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम स्टार्टेड? किसके बारे में पूछा जा रहा है? दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल हॉस्पिटल स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना। तो ये कब की गई? तो ये मई 2016 में। कब हुआ? मई 2016 में। कब? मई 2006 में। कब? मई 2006 में यह अभियान, यह योजना प्रारंभ की गई है। और इसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। किसमें? कहां पे है? जो सुदूर आदिवासी क्षेत्र हैं, सुदूर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पे किसकी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच वहां पे। एक ऐसी मोबाइल है, तो यहाँ पे जहां पे जो सुदूर क्षेत्र है वहां भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कब प्रारंभ की गई? तो मई 2006 से प्रारंभ की गई है। दीनदयाल उपाध्याय मोबाइल योजना मई 2006 से। अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं 58। यहाँ पे क्या है, करेक्ट कोड हमको देखना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है और रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। अब फर्स्ट है सुंदरजा मैंगो। सुंदरजा मैंगो कहाँ का है? तो ये जीआई टैग मिला है अभी। ये कहाँ का है? रीवा का है। सीताफल कहाँ का है? सीताफल, सीताफल हमको सिवनी में देखने को मिल जाएगा, तो सिवनी में सीताफल देखने को मिल जाएगा। और आंवला कहाँ पे देखने को मिल जाता है? तो आंवला हमको पन्ना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। और बटिक प्रिंट, बटिक प्रिंट कहाँ पे है? तो ये उज्जैन का है। बटिक प्रिंट उज्जैन का है। इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में भी देख लेते हैं। सुंदरजा आम रीवा, सीताफल कहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा? सिवनी। और आंवला कहाँ का है? आंवला पन्ना का है। और बटिक प्रिंट उज्जैन का है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। रिसेंटली बासमती राइस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट वाज इंक्लूडेड इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? अब हम देखना है कि बासमती राइस किसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहां पे है। तो बासमती जो राइस है, बासमती चावल, एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। तो कहां का है? रायसेन जिले की बासमती चावल को, रायसेन जिले के बासमती चावल को एक जिला एक उत्पाद में सम्मिलित किया गया है। ये क्या है? ये गुणवत्तापूर्ण तो है ही है, साथ में इसमें फ्रेगनेंस है, खुशबूदार है। और एक किसका है? बासमती धान पूसा वन गुणवत्ता की है। यहाँ की जो धान है, कौन सी? बासमती धान पूसा वन गुणवत्ता की है। यह कैसे होता है? लंबा, पतला और सुगंधित होता है यहाँ का बासमती। तो किसका है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब हो जाएगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन February 24? हिंदी में देखते हैं। फरवरी 2024 में किस जिले में बनाना फेस्टिवल, बनाना फेस्टिवल यहाँ पे क्या है? बनाना फेस्टिवल का मनाया गया। तो फरवरी कब मनाएगा है, यहाँ पे हम देखते हैं इसको। तो 20-21 फरवरी 2024 को कहां पे? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में 20-21 फरवरी 2024 को बनाना फेस्टिवल मनाया गया। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि बुरहानपुर का जो केला उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है, केला के लिए जाना जाता है बुरहानपुर। और यहाँ पे केला अनुसंधान भी है। तो केला अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है? तो बुरहानपुर में ही, ध्यान रखना है। तो बनाना फेस्टिवल कहां मनाया गया? फरवरी 2024 में बुरहानपुर में। साथ में कब मनाएगा? 20-21 फरवरी 2024 में। यहाँ केला का उत्पादन में अग्रणी जिला के साथ साथ यहाँ पे केला का अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, ध्यान रखना है हमको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मनी ईयर्स रोड मैप वॉज प्रेजेंटेड अंडर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में का रोड मैप कितने वर्षों के लिए है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 3 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत कितने वर्षों का रोड मैप है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में 3 वर्ष का है। अगले 3 वर्ष के लिए रोड मैप के साथ साथ उच्च स्तरीय मैट्रिक्स और एक टारगेट को सेट किया गया है। किसमें? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में। कितने? 3 वर्ष के लिए, ध्यान रखना। 3 ईयर के लिए है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। फ्रॉम वेयर टू वेयर इज नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रपोज्ड इन मध्य प्रदेश? तो नर्मदा एक्सप्रेस वे कहां प्रपोज्ड है? तो ये फ्रॉम अनूपपुर टू झाबुआ। कहां पे है? फ्रॉम अनूपपुर टू झाबुआ। जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, एक रेखड़ कबीर चबूतरा अमरकंटक से शुरू होकर ये डिंडोरी जबलपुर, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको। ये जो नर्मदा एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ कहाँ पे? जो कबीर चबूतरा अमरकंटक से चालू होगा, अब इसके बाद कहाँ पे जाएगा? तो इसके बाद ये डिंडोरी, फिर कौन सा जगह पड़ेगी? जबलपुर। ये जो बन रहा है उसके अनुसार हम देखते हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अवैदुल्लागंज, कहाँ पे? अवैदुल्ला, अवैदुल्लागंज। देन आ जाता है बुधनी। देन कहाँ पे ये लगेगा? कौन कौन से मेन क्षेत्र को कवर करेगा? बुधनी, नसरुल्लागंज, सदलपुर, करनाद, इंदौर, धार, इसमें और इंदौर भी आएगा। और कौन सा आ जाएगा? धार आ जाएगा। और साथ में सरदारपुर, झाबुआ, मध्य प्रदेश, गुजरात की सीमा तक ये प्रस्तावित है। और टोटल इसकी जो लेंथ कितनी है? 906 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है, 906 किलोमीटर की नर्मदा एक्सप्रेस वे है। तो कहां से कहां तक? फ्रॉम अनूपपुर टू झाबुआ, फ्रॉम अनूपपुर टू झाबुआ तक नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है।
नर्मदा एक्सप्रेस वे कहां तक है? अनूपपुर से झाबुआ तक है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे क्या है? करेक्ट कोड को आइडेंटिफाई करना है। नेशनल हाईवे है और पासेस थ्रू है। अब NH46 कहां से है? तो NH46 ये ब्यावरा, ब्यावरा में NH46 है। NH34 कहां पे है? दमोह में NH34 देखने को मिल जाएगा। 45 कहां पे है? नरसिंहपुर में 45 है। अब 43 कहां पे है? 43 आ जाएगा कटनी, 43 कटनी आ जाएगा। हिंदी में भी देखते हैं एक बार फिर से, इसको रिवाइज हो जाएगा। 46 ब्यावरा, 34 कहां पे? 34 दमोह हो जाएगा। 45 कहां पे? नरसिंहपुर, 45 नरसिंहपुर। और 43 क्या है? कटनी, 43 कटनी। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, A3 B4 C2 D1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। वेयर डज नेशनल हाईवे 53 पास इन द मध्य प्रदेश? नेशनल हाईवे 53 मध्य प्रदेश के किस स्थान से नहीं गुजरता है? वेयर डज मध्य प्रदेश, ये प्रश्न हिंदी में भी देखते हैं। नेशनल हाईवे 53 मध्य प्रदेश में कहां से गुजरता है? तो कहां से गुजरता है? तो ये अलीराजपुर, बड़वानी, मुरैना, दोस्तों इनमें से ये कहीं यहां से नहीं गुजरता है। जो NH अलीराजपुर जिले से गुजरता है, गुजरात राज्य में प्रवेश करता है, कौन सा? ये अलीराजपुर से 53 नहीं 56 गुजरता है। एक्चुअली मध्य जो 53 है मध्य प्रदेश के किसी स्थान से नहीं गुजरता, ये MP से गुजरता ही नहीं 53। अलीराजपुर से जो गुजरता है वो कौन सा है? 56 है, ध्यान रखना है। और नेशनल हाईवे 53 कहां से? मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाईवे, नेशनल हाईवे 53 नन ऑफ दीज, क्योंकि मध्य प्रदेश से क्रॉस नहीं होता है। तो 64 का जवाब हो जाएगा डी। Question number 65. When was the Department of Micro, Small and Medium Industries (MSME) established by the government of Madhya Pradesh? MSME मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कब स्थापित की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो MSME की स्थापना 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। कब की गई थी? 5 अप्रैल 2016। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? MSME कब की स्थापना? 5 अप्रैल 2016 को स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर सृजन करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास तो करना ही है, और साथ में हमको क्या करना है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, रोजगार के अवसर अवसर का सृजन करना है। MSME विभाग का मुख्य उद्देश्य है, जो कब स्थापित किया गया? 5 अप्रैल 2016 को स्थापित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ विच पेयर रॉन्गली मैच्ड, क्या रॉन्गली मैच्ड इसको हमने देखना है। एक तरफ GI प्रोडक्ट है, दूसरे पर डिस्ट्रिक्ट है। अब हम फर्स्ट है कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है? ये है झाबुआ का है। इसको कब GI टैग मिला? तो इसको 2018 में GI टैग मिला है। स्टोन क्राफ्ट कहाँ का है? धार। ये दोस्तों गलत है, स्टोन क्राफ्ट धार नहीं। स्टोन क्राफ्ट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो जबलपुर जाना जाता है, जबलपुर स्टोन क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। और इसे 2023 में, अभी हाल ही में इसको स्टोन क्राफ्ट के लिए जबलपुर को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरबती वीट कहाँ पे है? सरबती वीट सीहोर और विदिशा का है। वेरी गुड, सीहोर और विदिशा ये करेक्ट है। कब मिला? 2023 में ही मिला इसको। और हैंडलूम साड़ी के लिए कौन सा है? बालाघाट है। इसको भी कब मिला? 2023 में ही मिला। तो प्रश्न में कौन सा गलत है? रॉन्गली मैच कौन है? स्टोन क्राफ्ट। हिंदी में देते कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ 2018 में। पत्थर शिल्प कहाँ पे है? पत्थर शिल्प जबलपुर में है, जबलपुर में पत्थर शिल्प है। और कब मिला है? तो 2023 में मिला है। और सरबती गेहूं सीहोर और विदिशा 2023 में इसको भी मिला हुआ है। और हैंडलूम साड़ी बालाघाट इसको भी 2023 में GI टैग मिला हुआ है। तो कौन सा गलत है? बी ऑप्शन, पत्थर शिल्प धार जिला ना होकर जबलपुर जिला होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। विच वन मिशन इज नॉट इंक्लूडेड? क्या पूछा है? विच वन नॉट इंक्लूडेड इन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या, कौन से इंक्लूडेड नहीं है? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो बना था, एक तो हमने पहले देखा कितने ईयर के लिए बना था, तो ये 3 ईयर के लिए बना था। और इसमें कुल 8 मिशन थे, 8 मिशन है, ठीक है। और इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो मिशन अर्थ है, मिशन ग्रामोदय ये भी है, और मिशन दक्ष ये भी है, और मिशन जनसंचार नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? यही नहीं है। हम एक बार 8 मिशन, इसके 8 मिशन को देख लेते हैं। तो इसके 8 कौन कौन से मिशन है? तो हमने देख लिया मिशन अर्थ, मिशन ग्रामोदय, मिशन दक्ष, 3 को तो हमने देख लिया। मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन ग्रामोदय। फिर और कौन से हैं? मिशन जनगढ़, कौन सा? जनगढ़ है। और मिशन नगरोदय, ग्रामोदय के साथ साथ एक ग्रामोदय है, दूसरा नगरोदय है। नगरोदय
नगरोदय। और कौन सा है? मिशन निरामय है, निरामय, मिशन निरामय है। और कौन सा है? मिशन बोधि है, मिशन बोधि है। और मिशन निर्माण है, मिशन निर्माण है। तीन तो हमने देखा था। तीन में कौन सा देखा था? एक ग्रामोदय, एक दक्ष और एक अर्थ, और एक अर्थ, अर्थ। अगर इस तरह से देखें तो तीन ए हो गए और पांच ए हो गए, 4 5 6 7 8। तो मिशन जो क्या था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप है, इसमें 8 मिशन थे। तो एक कौन सा हो गया? मिशन अर्थ हो गया, मिशन ग्रामोदय, मिशन दक्ष, मिशन जनगण, मिशन नगरोदय, मिशन निरामय, मिशन बोधि और मिशन निर्माण। इस तरीके से 8 क्या थे? 8 मिशन थे। किसमें? वन मिशन नॉट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें जनसंचार इंक्लूडेड नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन विच सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश आर मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन? मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट कहां पे कंस्ट्रक्शन है? तो मेट्रो प्रोजेक्ट दो जगह कंस्ट्रक्शन में है। एक कौन सा है? एक इंदौर है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा भोपाल है। इंदौर और भोपाल में अंडर कंस्ट्रक्शन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी देखना है कि जो इंदौर की मेट्रो है, इंदौर की मेट्रो को क्या कहा गया है? इंदौर की मेट्रो को इंदौर मेट्रो कहा गया है, जिसकी लेंथ कितनी है? 31.55 किलोमीटर है। और भोपाल की मेट्रो को भोज मेट्रो भोपाल के नाम से जानते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है? 27.87 किलोमीटर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। दो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंदौर एंड जबलपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग विच वन अबव आर इंक्लूडेड इन द कोर इंडस्ट्री सेक्टर? कोर इंडस्ट्री सेक्शन में कौन सी इंक्लूडेड है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। स्टील इंडस्ट्री भी कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी भी कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। रिफाइनरी भी कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। इस तरीके से इस प्रश्न में हम देखते हैं सभी क्या है? कोर इंडस्ट्री का पार्ट, कोर इंडस्ट्री का पार्ट है। कोर इंडस्ट्री का पार्ट कौन सा है? तो सीमेंट भी है, बिजली भी है, इस्पात भी है, रिफाइनरी भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। और जो कोर इंडस्ट्री होती है, ये क्या माना जाता है? इसको उद्योगों का आधार माना जाता है। कौन सी? जो इंडस्ट्री का बेस है, कौन है? उद्योगों का आधार कहते हैं इसको। ये उद्योगों का आधार है। और इसमें से अगर पूछा जाए कि जो कोर इंडस्ट्री है उसमें वेटेज सबसे ज्यादा किसका है, तो इसमें रिफाइनरी इंडस्ट्री जो है इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसका वेटेज सबसे ज्यादा रिफाइनरी इंडस्ट्रीज का है, ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन एंड वेयर, क्या पूछा गया है? व्हेन एंड वेयर वाज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस एस्टैब्लिश? व्हेन और वेयर। अब अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहां पे है? तो सबसे पहले वेन पूछा, तो वेन कब? 2007 में। अब कहां? वेयर? भोपाल में। 2007 में और भोपाल में। एक्चुअली इसको अटल बिहारी वाजपेयी, ये अटल बिहारी कब जोड़ा गया? 2014 में जोड़ा गया। 2007 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो इसका नाम था गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, जो डिपार्टमेंट था ये था। इसको 2014 में इसका नाम परिवर्तित करके सुशासन और नीति विश्लेषण के संस्थान के जगह क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान रख दिया गया। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कब स्थापित हुआ? तो 2007 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण 2007 में। और कहां पे? भोपाल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंक्लूड, जो मध्य प्रदेश का एमएसएमई डिपार्टमेंट है उसमें क्या इंक्लूडेड है? तो उसमें मध्य प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड है, बिल्कुल। स्मॉल स्केल टेक्सटाइल कारपोरेशन इंक्लूडेड है, फाइनेंस कारपोरेशन नहीं इंक्लूडेड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज तो इंक्लूडेड ही है, साथ में टेक्सटाइल कारपोरेशन भी है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी में देखते हैं। मध्य प्रदेश जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग है उसके अंतर्गत लघु उद्योग निगम और वस्त्र निगम, ये दो सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द थर्ड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश की पोजीशन पूछ रहा है। किसमें? थर्ड एडिशन। किसके थर्ड एडिशन है? एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स में। जो कौन रिलीज करता? नीति आयोग। तो यहां से हमको कुछ चीज देखना है। तो पहली चीज तो यहां से क्लियर हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज होती है? तो नीति आयोग द्वारा रिलीज होती है। कौन से नंबर का एडिशन है? तो थर्ड नंबर का एडिशन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है? तो मध्य प्रदेश के कौन सा पोजीशन है? मध्य प्रदेश को 17वीं पोजीशन है, 17वीं पोजीशन है। और इस स्कोर क्या रहा? जो 2021 का स्कोर है 4 अंकों को सुधार के साथ। पहले क्या था? 58 से बढ़कर जो थर्ड एडिशन है उसमें 62 था। इसके पहले कितने था? 58 था। तो इसमें 4 नंबर का
इंक्रीज होके अभी 62 स्कोर है और 17वां स्थान है। और जो थर्ड एडिशन है कब आई है, तो 2020-21 में आई है, इसको भी ध्यान रखना है हमको। तो कौन सा पोजीशन है, 17th पोजीशन है, 17वीं पोजीशन है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में कौन सा स्थान है, तो 17वां स्थान है। और ये कौन सा तृतीय संस्करण है, कब आई, 2020-21 में जारी हुआ, ठीक है। और इन नीति आयोग द्वारा जारी होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम, 73 देखते हैं। हु डिटरमाइन द एमएसपी इन इंडिया। एमएसपी इंडिया में कौन डिटरमाइन करता है, तो आपको पता ही है एमएसपी इंडिया में कौन डिटरमाइन करता है, सीएसीपी करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, बाई एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट कमीशन कौन, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग करता है, मूल्य एवं लागत आयोग करता है। और ध्यान रखना है कि एक इसमें अनाज पे और जो गन्ने पे है, गन्ने में एमएसपी की जगह पे क्या दिया जाता है, उसको हम एफआरपी बोलते हैं। और एफआरपी का निर्धारण कौन करता है, एफआरपी का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा एफआरपी निर्धारित होती है। गन्ने के लिए क्या होता है, एफआरपी होती है। और कौन एफआरपी डिसाइड करता है, केंद्र सरकार। और एमएसपी कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, सीएसीपी कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कौन डिसाइड करता है, एमएसपी का रेट डिसाइड करती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको सेक्टर दिया हुआ, उसका रिलेटेड वर्क दिया हुआ। तो प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, माइनिंग एंड फिशरीज आती है, बिल्कुल सही। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर का काम है। और टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, एजुकेशन एंड हेल्थ आता है टर्सरी सेक्टर में। और क्वार्टरनरी सेक्टर में क्या आता है, क्वार्टरनरी सेक्टर में कंसल्टेंसी सर्विस आता है, किसमें, क्वार्टरनरी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा A1 B3 C4 D2। एक बार फिर से हम देखते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन मत्स्य पालन आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में वस्तु निर्माण आ जाता है, तृतीयक में आ जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य, और चतुर्थ में आ जाता है परामर्श और सेवाएं। इस तरीके से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय। आरबीआई के गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, तो हिंदी में हम देखते हैं इसके, केंद्रीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा। आरबीआई के गवर्नर का अपॉइंटमेंट किससे होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा होता है। इंग्लिश में देखते हैं किसके द्वारा होता है, तो बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कहां, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के बारे में हम देखते हैं। देयर आर टोटल 5 पिलर्स ऑफ दिस रोड मैप। क्वेश्चन नंबर 76 देखना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप के बारे में देखना है। देयर आर टोटल 5 पिलर। दोस्तों यही गलत हो जाता, 5 पिलर नहीं है, कितने पिलर हैं, 4 पिलर हैं, 4 पिलर है इसमें। और दूसरा तो कितना है, 8 मिशन है। हमने हाँ पहले भी देख लिया कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसमें जो रोड मैप है कितने साल का बना है, पहले तो ये देखा था हमने कितने साल का बना है, तो 3 ईयर के लिए बना है। और इसमें 3 ईयर का बना है, और इसमें 4 पिलर है और 8 मिशन है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें से हमको क्या फॉल्स स्टेटमेंट, तो पहला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ 5 दिया है और 4 पिलर होते हैं। अगर हिंदी में देखते हैं, मध्य प्रदेश रोड मैप पे विचार कीजिए, तो इसके 5 स्तंभ, 5 नहीं होते, कितने होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं और 8 मिशन होते हैं। 8 मिशन तो हमने अभी डिस्कस किया ही है, एक बार 4 स्तंभ देख लेते हैं। तो पहला स्तंभ क्या हो गया, भौतिक मूल ढांचा। पहला स्तंभ क्या हो गया, भौतिक मूल ढांचा, भौतिक मूल ढांचा। ये क्या हो गया, पहला स्तंभ हो गया, फिजिकल बेसिक स्ट्रक्चर्स, ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, शासन। दूसरा कौन सा हो गया, शासन, गवर्नेंस दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया स्वास्थ्य एवं शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। और चौथा स्तंभ क्या हो गया, अर्थव्यवस्था और रोजगार, अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये क्या हो गया, चौथा स्तंभ हो गया। तो 4 स्तंभ है और 8 मिशन तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। तो इसमें असत्य, तो असत्य पहला हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी 4 पिलर डिस्कस कर दूं, चलिए देख लीजिए आप एक बार। तो फिजिकल बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, गवर्नेंस, दूसरा क्या हो गया, गवर्नेंस हो गया। तीसरा में हम देखते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन तीसरे नंबर पे हो गया। और चौथे नंबर पर क्या, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कौन से नंबर को, चौथे। यही 4 पिलर हुए हैं और 8 मिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेशनल हाईवे 39 पासेस थ्रू। नेशनल हाईवे 39 कहां से पास होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये छतरपुर, सतना, सीधी, सिगरौली, यहां से 39 पास होती है, कौन सी। और इसके अलावा छतरपुर
सतना, और इसमें रीवा भी आ जाएगा, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये किसमें 39 पास होती है यहाँ से। देख ध्यान रखना 39 कहाँ से, छतरपुर, सतना, सीधी, सिकरौली, छतरपुर, सतना, सीधी, सकरौली, यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे 39 पास होती है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78, द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम। पहला वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये कब चली, 1 अप्रैल 2023 से चली है। पहली चीज कहाँ से, तो रानी कमलापति से, कहाँ से, रानी कमलापति, रानी कमलापति भोपाल से कहाँ चली है, न्यू दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए चली है, ध्यान रखना है। तो 1 अप्रैल 2023 को भोपाल से नई दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन चली है। उसके बाद इंदौर से नागपुर के मध्य भी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। कहाँ से चल रही है, इंदौर से नागपुर के लिए भी वंदे भारत चल रही है, पर पहली पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन वाज सिडबी एस्टैब्लिश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिडबी कब एस्टैब्लिश हुई। तो दोस्तों सिडबी कब एस्टैब्लिश हुई, 1990 में सिडबी एस्टैब्लिश हुई। और एक कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय हमको कहाँ पे, लखनऊ में देखने को मिलेगा, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और यह बैंक किसके लिए काम कर रहा है, माइक्रो एमएसएमई के लिए, एमएसएमई को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। सिडबी की स्थापना कब हुई, तो 1990 में हुई। कहाँ पे हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में है। और एक इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करता है सिडबी, ध्यान रखना है 1990। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्लस, इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट लिया है। तो मनेरी कहाँ का है दोस्तों, मनेरी मंडला का है। और बोरेगांव कहाँ का है, तो बोरेगांव ये यहीं पे गलत हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा तो गोरेगांव, बोरेगांव कहाँ का है, तो ये कहाँ का है, छिंदवाड़ा का है, छिंदवाड़ा का है। और प्रतापपुरा कहाँ का है, प्रतापपुरा निवाड़ी का है। और पिलखुड़ी कहाँ पे है, राजगढ़ का है। तो इसमें से हमको रॉन्गली मैच देखना, तो रॉन्गली मैच ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से एक बार हिंदी में देखते हैं, मनेरी मंडला, बोरेगांव कहाँ पे है दोस्तों, तो बोरेगांव छिंदवाड़ा है। तो ग्वालियर गलत जवाब हो जाएगा, इसी को हमको सेलेक्ट करना है। प्रतापपुरा निवाड़ी है, पीलूखेड़ी राजगढ़ है, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, वेयर इज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग वाटर टर्बाइन जनरेटर रेक्टिफायर आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे टर्बाइन जनरेटर रेक्टिफायर कहाँ बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ये भोपाल में बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, भोपाल में बन रहे हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भोपाल में बन रहे हैं। अब भोपाल में कहाँ पे, भेल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में बन रहे हैं। और यहाँ पे पूरा, और एक और प्रश्न यहीं पे बनता है कि अगर पूछा जाए ट्रांसफार्मर बनाने का क्लस्टर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे हमको ग्वालियर में देखना पड़ेगा। ग्वालियर में क्या है, अगर ये पूछा जाता है ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर का क्लस्टर की अगर बात की, क्लस्टर कहाँ पे है, ग्वालियर में है। और जल टरबाइन जनरेटर कहाँ पे बन रहे हैं, तो ये भोपाल में बन रहे हैं। कौन बना रहा है भोपाल में, भेल बना रहा है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बना रहा है। तो सही जवाब ऑप्शन बी भोपाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अंडर एमएसएमई, एमएसएमई में कौन सी स्कीम है, तो चीफ मिनिस्टर उद्यम क्रांति योजना, सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर फार्मर एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। हिंदी में देख लेते हैं, तो एमएसएमई के तहत मध्य प्रदेश सरकार की योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, सीएम स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं किसके अंदर है, एमएसएमई के अंतर्गत है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स सीएम उद्यम क्रांति भी है, सीएम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी है, सीएम फार्मर एंटरप्रेन्योर स्कीम भी है। तो ये सारी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड बाय मध्य प्रदेश इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 में मध्य प्रदेश कितने पेटेंट को फाइल किया है। हिंदी में देखेंगे 2020-21 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर फाइल किए गए पेटेंट की संख्या कितना है, तो अबाउट 400 है। कितना, लगभग 400 है, लगभग 400 है, लगभग 400 क्या है, पेटेंट है। और लगभग 400 पेटेंट है, और 214 डिजाइन है, 214 क्या है, 214 डिजाइन को अप्लाई किया गया है, डिजाइन को अप्लाई किया गया है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, SDG 11 in which category was मध्य प्रदेश in the category of aspirational state in the 2021। हिंदी में देखें कि SDG 11 के तहत मध्य प्रदेश आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में 2021 में किस श्रेणी में रहा। तो अगर हम एसडीजी 11, तो सबसे पहले हम एसडीजी 11 क्या है यही भी देखें, तो ये किससे संबंधित है, ये टिकाऊ शहर, किससे है, टिकाऊ शहर एवं कम्युनिटी डेवलपमेंट से है, सामुदायिक विकास है, सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक
सामुदायिक विकास से संबंधित है। कौन सा? एसडीजी 11। तो एसडीजी 11 मतलब टिकाऊ शहर और सामुदायिक विकास। इसमें मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश फ्रंट रनर है। किस ऑप्शन है? फ्रंट रनर है, क्योंकि 2020-21 में इसका स्कोर कितना है? 81 है। एसडीजी 11 में 81 स्कोर के साथ क्या है? फ्रंट रनर में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 85। विच फाउंडेशन डे ऑफ मध्य प्रदेश वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द थीम ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब किस थीम पे सेलिब्रेट किया गया? क्वेश्चन है, फिर हिंदी में एक बार देखते हैं क्वेश्चन अच्छे से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो मध्य प्रदेश का 66वां 66 जो है स्थापना दिवस मनाया गया। 66 बनाया गया। कब बनाया गया ये? तो 1 नवंबर 2021 को। जैसे आपको पता है 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है, तो 1 नवंबर 2021 को 66वां ये जो स्थापना दिवस मनाया गया। इसका किस पे बेस्ड है ये? तो ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे इंडस्ट्रियल है और उसका लोकेशन है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे है? तो ये हमको धार में मिल जाती है। स्टेनलेस स्टील कहाँ पे है? तो स्टेनलेस स्टील सागर में मिल जाएगी। और अल्कलाइड कहाँ पे है? तो नीमच में मिल जाएगा। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना में मिल जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं उद्योग और स्थान। तो ऑटोमोबाइल कहाँ पे है? धार में है। स्टेनलेस स्टील कहाँ पे है? सागर में है। अल्कलाइड कहाँ पे है? नीमच में है। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड गुना में है। इस तरीके से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डिड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसीव द मैक्सिमम ग्रांट्स एंड लोन्स इन द ईयर 2022 एंड 23? हिंदी में देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार को सर्वाधिक अनुदान और ऋण किस संस्था से प्राप्त हुआ? तो सबसे ज्यादा ऋण कहां से है? तो ये विदित है सबको, कहां से है? एशियाई विकास बैंक से। सबसे ज्यादा एशियाई विकास बैंक से प्राप्त है। और इसी से, इसके मदद से, अनुदान से मध्य प्रदेश में कई योजनाएं चल रही हैं। तो सबसे ज्यादा ऋण कहां से है? अनुदान एशियाई विकास बैंक से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल 2022, द टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द मध्य प्रदेश इज। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, किसके नंबर पे? सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सबसे नंबर 1 पर फार्मास्यूटिकल आ जाता है। ठीक है, नंबर 1 पे फार्मास्यूटिकल आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा कॉटन एंड कॉटन थ्रेड। तीसरे नंबर पे आ जाएगा रेडीमेड क्लॉथ। और फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अगर हिंदी में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद 2022 के अनुसार हमको देखना है शीर्ष कौन सा निर्यात उत्पाद? शीर्ष निर्यात उत्पाद में तो पहले नंबर पे क्या आ जाता है? दवा। सबसे पहले नंबर पे दवा उत्पाद आता है। दूसरे नंबर पे कपास एवं सूती धागा। कपास एवं सूती धागा कौन से? कपास एवं सूती धागा। ये किस नंबर पे आ रहा है? तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। और तीसरे नंबर पे रेडीमेड कपड़े। रेडी मेड कपड़े आते हैं तीसरे नंबर पे, ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 89। इन विच कैटेगरी डिड मध्य प्रदेश रिमेन द एस्पिरेंट स्टेट कैटेगरी ऑफ एसडीजी 3? अभी हमने देखा था, एक प्रश्न आया था एसडीजी 11 जो कि किस पे है? कम्युनिटी डेवलपमेंट और टिकाऊ शहर पे था। इसमें मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन थी? तो इसमें फ्रंट रनर था। फ्रंट रनर था। ठीक है, अब हम किस पे बात कर रहे हैं? एसडीजी 3 पे बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, हिंदी में देख लेते हैं। एसडीजी 3। एसडीजी 3 किससे संबंधित है? अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। पहला चीज तो हमको यहां से ये सीखना है कि एसडीजी 3 का संबंध अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर से है। और इसमें आकांक्षी राज्य श्रेणी 2020-21 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में रहा? तो मध्य प्रदेश की श्रेणी क्या है? परफार्मर की श्रेणी में रहा। परफार्मर। और स्कोर क्या रहा? 62 रहा। 62 स्कोर के साथ परफार्मर की श्रेणी में है, ध्यान रखना है। तो 89 का डी इन द कैटेगरी ऑफ परफार्मर विद द स्कोर ऑफ 62। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द ग्रास वैल्यू एडिशन जीबी ऑफ द स्टेट इन द ईयर 2022-23? क्या पूछ रहा है? किसका? प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किसमें? जीबीए में 2022-23 में। हिंदी में भी देख लेते हैं। 2022-23 में राज्य का सकल मूल्यवर्धन है जो जीवीए में, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का दोस्तों कितना योगदान है? तो 36.32% किसका है? प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर का 36.32% का कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 91। एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आर लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने
कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, तो एक है, केवल एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक ही राज्य सहकारी बैंक है। और इसे एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जो भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक? भोपाल में स्थित है, और इसको एपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसके दो और प्रदेश में, एक तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एक हैं, और राज्य कितने हैं, रीजनल रूरल बैंक कितने हैं, तो दो हैं, दो हैं। एक तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, एक तो कौन सा है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और दूसरा कौन सा है, मध्यांचल बैंक, मध्यांचल बैंक। दो क्या है, आरआरबी है, और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हिंदी में देखें तो राज्य सहकारी बैंक कितना है मध्य प्रदेश में, एक है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड? फर्स्ट एडिशन कब हुई, तो 4 अप्रैल 2022 को ही। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, 4 अप्रैल 2022 को फर्स्ट एडिशन क्या हुई, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का पहला संस्करण कब हुआ था, 4 अप्रैल 2022 को। 4 अप्रैल 2022 को कहां पे ये हुआ था, दिल्ली में। कहां पे, दिल्ली में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, फॉर विच सेक्टर स्कीम वाज मैक्सिमम अमाउंट एलोकेटेड मध्य प्रदेश बजट 2000? मध्य प्रदेश की 2023 में सबसे ज्यादा किसे आवंटित किया गया, किस सेक्टर को? मध्य प्रदेश बजट 2023 में किस क्षेत्र या योजना है सर्वाधिक राशि आवंटित है? तो ये किसमें, ऊर्जा सब्सिडी के लिए सर्वाधिक राशि है। किसमें सबसे ज्यादा राशि किसमें खर्च कर रहा है, ऊर्जा सब्सिडी पे खर्च कर रहा है। उसके बाद किसमें आ रहा है, पहले नंबर पे तो ऊर्जा सब्सिडी है, दूसरे नंबर पे लाडली बहना है, तीसरे नंबर पे कौन सा, उद्यम क्रांति है, तीसरे नंबर पे उद्यम क्रांति है, और चौथे नंबर पे किसान कल्याण हेतु, किसान कल्याण हेतु। अगर हम वैल्यू पे बात करें तो ऊर्जा पे कितनी कर रही है, 13,000 करोड़, 13,000 ऊर्जा पे कितना, 13,000 ऊर्जा पे कर रही है। लाडली बहना पे कितना कर रही है, 8,000 कर रही है। और उद्यम क्रांति में कितना, उद्यम क्रांति में 8,000, 100 करोड़ है उद्यम क्रांति में, 100 करोड़, 100 करोड़, करोड़ तो सब में, 8,000 करोड़, 13,000 करोड़, और उद्यम क्रांति में 100 करोड़। और किसान कल्याण है तो 3200 करोड़, किसान कल्याण हो 3200 करोड़, 3200 करोड़। तो सही जवाब क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा किसमें कंट्रीब्यूशन है, ऊर्जा सब्सिडी में कंट्रीब्यूशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वाज द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2021? एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट क्या है 2021 की, तो 2021 में 18.69 है। कितना है, 18.69 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में देखें तो 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी है, तो 18.69 है। ऑप्शन बी 18.69 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 95, इन द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द टारगेट वाज सेट टू इंक्रीज द इरिगेशन कैपेसिटी हाउ मेनी लाख हेक्टेयर इन द मध्य प्रदेश? जो 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इंक्रीज करना है इरिगेशन कैपेसिटी। अब कितने लाख हेक्टेयर इंक्रीज करना है, ध्यान रखना है। अगर हिंदी में हम पढ़े तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2025 तक हमें क्या करना है, अपनी सिंचाई क्षमता को कितने लाख हेक्टेयर बढ़ाना है, तो 2025 तक हमको 65 लाख हेक्टेयर बढ़ाना है। ठीक है, 65 लाख हेक्टेयर बनाना है। और 2000 कहाँ तक, 23 तक। और 2022 तक अगर बात किया जाए तो 45 लाख तो हमको कहाँ तक बनाना है, 2022 तक बनाना है। और 2025 तक हमको कितना बनाना है, 65 लाख हेक्टेयर। 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर बनाना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किसान मित्र इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में किसान मित्र का क्या काम है, तो डिसमेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम। क्या है, शासकीय योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करना। किसका है, किसान मित्र का काम क्या है, मध्य प्रदेश में जो किसान मित्र है उसका शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना काम है। क्या है, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना है। तो 96 का सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 97, व्हाट पोजीशन डिड मध्य प्रदेश होल्ड इन द कैटेगरी ऑफ ग्रुप बी स्टेट इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड इन दिसंबर 2021? हिंदी में देखते हैं, दिसंबर 2021 में क्या आई सुशासन सूचकांक, तो इसमें मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर? तो अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर है। ग्रुप बी में किसमें, प्रथम स्थान पर है। ग्रुप बी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे है। अब बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मध्य प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी? मध्य प्रदेश की जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गुणवत्ता वाले बीजों
का शोध करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, जो गुणवत्ता वाले बीज हो उनका शोध किया जाए। तो ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इस संस्था की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना संस्था कब बनाई गई थी, तो 21 जनवरी 1980 को इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसको गुणवत्ता वाले बीज पर शोध करना इसका काम है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉक्साइट, कॉपर और डोलोमाइट के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो बालाघाट, बालाघाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुफरी बादशाह एंड कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी आर द स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजाति है, तो किस फसल की प्रजाति है, तो ये आलू की फसल, आलू की फसल की प्रजाति है। ध्यान रखना है, कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी आलू फसल की प्रजातियां हैं, आलू फसल की प्रजातियां हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन को देखा है। हमारे साथ आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगली जो सीरीज हमारी आ रही है, तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर आई है इसी वीक में, उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक जो एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको अलग से एड्रेस करते हुए हम पूरे एग्जाम पीडिया के करंट को पढ़ाएंगे। और इसमें मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो कि अभी जून में शेड्यूल्ड है, उससे रिलेटेड सारे करंट को कवर कराया जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी और भी हमको टेस्ट सीरीज लाना है। तो प्लीज दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथियों और जहां भी आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप तक ये मेरा रिक्वेस्ट को आप सेंड करिए। थैंक यू सो मच।